नमस्कार दोस्तों। डेट है आज की 4 जनवरी 2025 और स्वागत है आपका आज की करंट अफेयर डिस्कशन में। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। चलते हमारे पहले आर्टिकल की ओर। ये फ्रंट पेज पर द हिंदू के ये फार्मर प्रोटेस्ट से रिलेटेड आर्टिकल दिया गया है। अभी पंजाब में फार्मर प्रोटेस्ट जो चल रहा है उससे रिलेटेड ये आर्टिकल है, पर इसमें ऐसे कोई भी पॉइंट नहीं है जिससे हम अपने एग्जाम में काम में ले सके, जो हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से काम के हो। इस वजह से इस आर्टिकल को हम डिस्कस नहीं करेंगे। चलते हमारे दूसरे आर्टिकल की ओर। दूसरा जो हमारा आर्टिकल है टाइगर ट्रांसलोकेशन से संबंधित है। टाइगर का एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरण किया जा रहा है, इस वजह से ये चर्चा में है। सबसे पहले बात करते हैं इस आर्टिकल में क्या क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम कि कहाँ से ये ट्रांसलोकेशन किया जा रहा है, फिर कहाँ किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है और इसका क्या प्रभाव देखने को मिलेगा। ये सारी चीज़ें इस आर्टिकल में हम डिस्कस करेंगे। बात करते हैं सबसे पहले ये चर्चा में क्यों है टाइगर ट्रांसलोकेशन। चर्चा में इस वजह से है राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, जिसकी इंग्लिश में फुल फॉर्म है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी NTCA, इसके द्वारा MP मध्य प्रदेश से राजस्थान, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में यहाँ पर 15 बाघों को भेजा जा रहा है। 15 टाइगर का ट्रांसलोकेशन किया जा रहा है। कहाँ से किया जा रहा है? मध्य प्रदेश से। कहाँ किया जा रहा है इनका? राजस्थान, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में किया जा रहा है। कितने टाइगर का? 15 टाइगर का। इस वजह से ये चर्चा में विषय बना हुआ है। ठीक है, चर्चा आपको समझ में आ गई कि ये क्यों न्यूज़ में है। न्यूज़ में इस वजह से है कि 15 बाघ है, 15 टाइगर है, उनका ट्रांसलोकेशन यानी कि स्थानांतरण किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है इनका स्थानांतरण? इनका स्थानांतरण किया है मध्य प्रदेश से। और कहाँ पर किया जा रहा है? राजस्थान, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में किया जा रहा है। इस वजह से ये चर्चा में है। अब बात करते हैं इस ट्रांसलोकेशन के बारे में। इस ट्रांसलोकेशन के बारे में बात करें तो ये आज दिन तक का सबसे बड़ा ट्रांसलोकेशन है। ये आज दिन तक का सबसे बड़ा ट्रांसलोकेशन है, यानी कि इससे पहले इतनी बड़ी संख्या में कभी ट्रांसलोकेशन नहीं किया गया था। इस बार 15 बाघों का ट्रांसलोकेशन किया जा रहा है, यानी एक जगह से दूसरी जगह पर 15 टाइगर को भेजा जा रहा है। इस वजह से आज दिन तक का सबसे बड़ा ट्रांसलोकेशन है। ठीक है, स्थानांतरण का जो पैमाना है बहुत बड़ा है और ये मध्य प्रदेश से किया जा रहा है, क्योंकि मध्य प्रदेश में जो टाइगर है इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा टाइगर की संख्या कहाँ है भारत में? वो मध्य प्रदेश में। कितनी है? 785 बाघ है, वो मध्य प्रदेश में है। और अब क्यों किया जा रहा है? क्योंकि देखो ये राज्य है ना, जैसे कि राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, यहाँ पर बाघों की संख्या कम है, टाइगर्स की संख्या कम है। तो इस संख्या की पूर्ति करने के लिए इनको यहाँ पर भेजा जा रहा है। क्योंकि ये तो देखो कोई भी एनिमल वहाँ पर है, पहले वहाँ पाया जाता था बट अब वहाँ पर नहीं है, तो उसकी पूर्ति तो जरूरी है, क्योंकि वो वहाँ के इकोसिस्टम के लिए ज़रूरी है। इसलिए और साथ ही साथ में मध्य प्रदेश में इसकी संख्या ज़्यादा है, इस वजह से मध्य प्रदेश से यहाँ भेजा जा रहा है। इसका फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा तो यही होगा, जिन राज्यों में ये नहीं है इनकी संख्या, वहाँ पर इनकी संख्या पूरी हो जाएगी, तो वहाँ का इकोसिस्टम बेहतर रहेगा। और चूंकि मध्य प्रदेश में इनकी संख्या ज़्यादा है, तो ज़्यादा होने से भी नुकसान होता है। कई बार आपने देखा होगा ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। तो ये ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट है, इसमें टाइगर का कन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, तो इसे भी रोका जा सकता है। इस वजह से भी ये ट्रांसलोकेशन किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में कौन सी जगह से ये किया जा रहा है? तो मध्य प्रदेश में टाइगर रिजर्व है। कौन कौन से हैं? एक तो है बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व। ठीक है, दूसरा कौन सा है? दूसरा है पन्ना टाइगर रिजर्व। तीसरा कौन सा है? तीसरा है कान्हा टाइगर रिजर्व। तो इन तीनों से ये ट्रांसलोकेशन किया जा रहा है। ये देखो मैप में दिए गए हैं, और मैप आपको पता होना चाहिए कि कौन सा टाइगर रिजर्व है, कौन सा नेशनल पार्क है, कहाँ पर है। क्योंकि UPSC असेंडिंग ऑर्डर है, नॉर्थ टू साउथ है, कैसे भी पूछ सकता है, कौन सी किसकी बाउंड्री लगती है, वो सारी चीज़ें UPSC क्वेश्चन में पूछ सकता है। क्योंकि ऑलरेडी इस प्रकार के क्वेश्चन UPSC ने इस प्रकार के क्वेश्चन है वो ऑलरेडी पूछे हैं। तो ये है पन्ना टाइगर रिजर्व। और अपने अभी बात करते हैं, ये रहा पन्ना टाइगर रिजर्व, यहाँ पर है। ये है बांधवगढ़, यहाँ से भी भेजे जा रहे हैं। और तीसरा है कान्हा, इन तीनों से भेजे जा रहे हैं। बाकी तो ये देखो दुर्गावती है, ये सतपुरा है, ये पेंच है, ये संजयगढ़ दुबरी है, ये वो दूसरे टाइगर रिजर्व है जो कि मध्य प्रदेश में। बट अभी यहाँ की बात हो रही पन्ना टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़ और ये कान्हा टाइगर रिजर्व, अभी इन तीनों की बात हो रही। तो इन तीनों से ट्रांसलोकेशन है वो किया जा रहा है। और कहाँ किया जा रहा है? ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं।
अब ये हस्तांतरण क्यों किया जा रहा है, ट्रांसलोकेशन क्यों किया जा रहा है, इसका एम क्या, उद्देश्य क्या है, तो वहीं जहाँ पर ये बाघों की संख्या कम है, टाइगर की संख्या कम है, उससे वहाँ पर ये बढ़ाया जाएगा। और ये मध्य प्रदेश में ज़्यादा संख्या थी तो वहाँ पर भी मैनेज हो जाएगी, भाई संख्या है वो थोड़ी कम की जा सकती है, ये उद्देश्य था। और बाकी इसका क्या फ़ायदा देखने को मिल सकता है, फ़ायदा तो वही है कि पूर्ति हो जाएगी, इकोसिस्टम बेहतर रहेगा। इसके फंड कौन देगा, पैसे कौन देगा, तो पैसे जिस जगह भेजा जा रहा है, जैसे राजस्थान में भेजा जा रहा है तो राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा इसका फंड पैसे खर्च किए जाएंगे, छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ के द्वारा, तो इन राज्यों को जो जहाँ पर भेजे जाते हैं भाई जो खरीदेगा वही तो पैसे देगा, तो वही वही वाली बात है, तो वही फायदा है। ठीक है, अब यहाँ पर ये सारी चीज़ें दे रखी है, 15 बाघों का हस्तांतरण किया जा रहा है, बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। बाघों की संख्या मध्य प्रदेश में 785 है, कहाँ कहाँ से किया है हम देख लिए हैं, और कहाँ राजस्थान, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में किया जा रहा है। पैसे कौन देगा, तो पैसे राजस्थान के द्वारा दिए जाएंगे, उड़ीसा के द्वारा, छत्तीसगढ़ के द्वारा। उद्देश्य क्या होगा, आबादी उनकी बढ़ जाएगी। अब कुछ है अंतर दिया गया है ठीक है, क्या अंतर है, कान्हा, बांधवगढ़ और पेंच टाइगर रिजर्व, इनके बारे में है कि ये कहाँ कहाँ लोकेटेड है, इनका महत्व क्या है, इनकी खासियत क्या है। तो सबसे पहले बात करें कान्हा की, ये है कान्हा। ठीक है, ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, कान्हा टाइगर रिजर्व भी है और कान्हा नेशनल पार्क भी है। तो ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है और सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, कौन सा, कान्हा टाइगर रिजर्व। ठीक है, तो कान्हा के बारे में याद रखना, कान्हा मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। ठीक है, उसके बाद में बात करें बांधवगढ़ की, तो ये यहाँ पर ये क्वेश्चन यूपीएससी पूछ सकती है, बांधवगढ़ में भारत के सबसे ज़्यादा जो रॉयल बंगाल टाइगर है। अब आपको ऐसे पूछ लिया जाए कि रॉयल बंगाल टाइगर सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं, फिर ऑप्शन में कोई ऐसे नाम दे दिए और उसमें कोई नेशनल पार्क है या टाइगर रिजर्व है, वो बंगाल का दे दिया, पश्चिम बंगाल है, वेस्ट बंगाल, वहाँ का कोई टाइगर रिजर्व आ गया है या नेशनल पार्क आ गया, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि यार ये क्योंकि वेस्ट बंगाल में इसकी संख्या ज़्यादा होती है, तो ये वेस्ट बंगाल वाला सही होगा, मध्य प्रदेश वाला तो सही नहीं होगा। पर बांधवगढ़ में सबसे ज़्यादा रॉयल बंगाल टाइगर है वो पाए जाते हैं, तो रॉयल बंगाल टाइगर का सबसे ज़्यादा जो घनत्व है वो कहाँ पाया जाता है, वो बांधवगढ़ में पाया जाता है। तो इस पॉइंट को आप जरूर याद रखना, ये कन्फ्यूजन पैदा कर सकता है एग्जाम में। फिर ये पेंच टाइगर रिजर्व, ये एमपी में भी है और एमएच यानी महाराष्ट्र में भी है, 2 राज्यों से इसकी सीमा लगती है। ठीक है, इसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। फिर कहाँ पर ये लोकेटेड है, तो ये सतपुड़ा हिल के आसपास में लोकेटेड है, और ये कहाँ है, ये विंध्या और सतपुड़ा के आसपास। हमने अभी उसके बारे में लोकेशन हमने अभी देखी थी ऊपर। ठीक है, तो लोकेशन तो आपको पता होनी चाहिए, और लोकेशन मस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा है, वो कहाँ लोकेटेड है, ये तो मस्ट इंपॉर्टेंट कि पता होना चाहिए। यूपीएससी कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकती है, बांधवगढ़ के पास में कौन सा नेशनल पार्क है, कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कौन सी रिवर फ्लो होती है, ऐसे कुछ भी क्वेश्चन यूपीएससी पूछ सकती है। तो ये तो सारा आपको आइडिया होना चाहिए। फिर फॉरेस्ट कौन सा है, यहाँ पर है कौन सा, ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल डेसीडियस, डेसीडियस यानी पर्णपाती, ट्रॉपिकल यानी उष्णकटिबंधीय, डेसीडियस यानी पर्णपाती। तो यहाँ पर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती टाइप का वन यहाँ पे देखने को मिलता है। यहाँ पे कौन सा है, यहाँ पे नर्म, ये भी उष्णकटिबंधीय है, और साल के वृक्ष वगैरह देखने को मिलते हैं। यहाँ पे भी सेम क्लाइमेट, देखो यही तो एमपी है ना, तो यहाँ पे जो टाइप होगा वो तो सेम ही होगा, क्योंकि ज़्यादा अंतर तो है नहीं इनमें। तो वनों का टाइप तो है, फॉरेस्ट का टाइप है, वो सेम ही देखने को मिलता है, ज़्यादा इसमें अंतर देखने को मिलता नहीं है। बात कर रही है वनस्पति की, तो यहाँ पे साल के वृक्ष देखने को मिलते हैं, यहाँ पे साल है, अर्जुन, आंवला, ये देखने को मिलता है। तो सांगवान वृक्ष भी ऑलमोस्ट सेम ही देखने को मिलेंगे। ठीक है, वनस्पति भी। विशेषता क्या है, ये चीज़ याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये चीज़ याद रखना। ये भारत का पहला ऐसा है, एक होता है ऐसे टाइटल दिया जाता है, ठीक है, शुभंकर जिसे कहा जाता है, तो ये पहला भारत का ऐसा बाघ अभ्यारण्य है या टाइगर रिजर्व है जिसका अपना एक शुभंकर है। शुभंकर क्या है, भूर सिंह द बारासिंगा। तो ये भारत का एकमात्र ऐसा बाघ अभ्यारण्य है जिसका खुद का वो दिया गया है, इसको टाइटल दिया गया है, भूर सिंह द बारासिंगा मस्कट है, इसे MASCU मस्कट होता है, तो एक अलग से इसको टाइटल दिया गया है, भूर सिंह द बारासिंगा। किसको दिया गया है भूर सिंह द बारासिंगा का टाइटल, कौन से नेशनल पार्क को दिया गया, कान्हा टाइगर रिजर्व है ना, कान्हा टाइगर रिजर्व को भूर सिंह द बारासिंगा का अलग से टाइटल दिया गया है। उसके बाद में हम बात कर रहे थे बांधवगढ़ की, तो यहाँ भगवान राम जी है वो पधारे थे, तो ये इसके लिए भी इम्पोर्टेंट इसका हो जाता है, कहीं कहानियाँ हैं, कथा है वो यहाँ से जुड़ी हुई जो राम जी से रिलेटेड है, इस वजह से ये चर्चा में है। और बात करें पेंच की, तो एक मूवी भी आई थी द जंगल बुक है, इससे रिलेटेड एक बुक भी लिखी गई है द जंगल बुक। किसने लिखी थी ये बुक, आपको पता होगा ना किसने लिखी थी, ये पढ़ा ना, रुडयार्ड किपलिंग। तो रुडयार्ड किपलिंग की एक बुक थी द जंगल बुक, वो इस पेंच टाइगर रिजर्व से जुड़ी थी। तो इस ये दोनों तीनों की खासियत है, इसका अलग से शुभंकर मस्कट है, और यहाँ पर भगवान राम जी की कथाएं हैं, और यहाँ पे एक बुक है, बुक का नाम क्या है, द जंगल बुक,
रूडयार्ड द जंगल बुक, ये बुक का नाम है, रूडयार्ड किपलिंग की बुक है। तो ये इससे रिलेटेड कहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक पॉइंट याद भी रखना, पेंच रिवर है वो यहाँ से फ्लो होती है, पेंच रिवर है वो इसे यहाँ से होकर फ्लो करती है पेंच टाइगर रिजर्व से। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जीव कौन कौन से पाए जाते हैं, बंगाल टाइगर, तेंदुआ, बियर वगैरह ये पाए जाते हैं। फिर सेम बंगाल टाइगर सर्वाधिक है, फिर और भी भेड़िए है, जंगली तेंदुए, ये यहाँ पर भी पाए जाते हैं। फिर चीतल, सांबर, नील गाय वगैरह। तो ये थोड़े थोड़े कॉमन है, बस इतना थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, ज़्यादा आइडिया रखने की आवश्यकता नहीं। बर्ड कौन कौन सी है, मालाबार है, हॉर्नबिल है, इंडियन प्लेनिट। तो ये एक बार चीज़ देख लो, एमपी में कौन कौन सी मिलती है, तो सारी चीज़ें एक जगह कॉमन मिल जाएगी, ठीक है। जो एमपी मिलेगी वो यहाँ पे मिलेगी, थोड़ा बहुत उधर उधर जा ही सकते हैं, ठीक है। इंसान थोड़ी है तो बाउंड्रियाँ होगी, ये तो जानवर है, पक्षी है, इनके लिए कोई बाउंड्रियाँ नहीं होगी, ठीक है। तो ये चीज़ होगी। फिर बात करते हैं बाघ स्थानांतरण परियोजना, बाघ स्थानांतरण परियोजना, ठीक है। बाघ को एक जगह से दूसरे जगह भेजना, बाघ टाइगर ट्रांसलोकेशन, या इसे ट्रांसलोकेशन परियोजना बोल दो, स्कीम बोल दो, ठीक है। अब बात करते हैं इस स्कीम की। तो इसमें क्या होता है, इसकी शुरुआत कब की थी, 2018 में इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है। 2018 में क्या किया गया था जो कान्हा है, कहाँ पर ये कान्हा टाइगर रिजर्व, एमपी में। दूसरा कौन सा, बांधवगढ़, जिसके बारे में अभी हम दोनों के चर्चा करी है। तो यहाँ से टाइगरों को भेजा गया था, कहाँ भेजा गया था, ये सतकोशिया। अभी सतकोशिया कहाँ पर है, ये ओडिशा है। तो बांधवगढ़ और कान्हा से 2 टाइगर को सतकोशिया टाइगर रिजर्व में भेजा गया था, और ये सतकोशिया कहाँ पर है, ये ओडिशा में। इस प्रकार से ये जो परियोजना, इसकी शुरुआत 2018 में हुई थी। उद्देश्य क्या था, बाघों की जो आबादी है उसका वितरण करना, ताकि इसे लिमिट किया जा सके। कौन करता है ये सब, ये नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी NTCA द्वारा किया जाता है, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के द्वारा ये परियोजना को अंजाम दिया जाता है, या ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है इसमें। तो ये हमारा पूरा आर्टिकल था बाघ के स्थानांतरण से रिलेटेड। चलते हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है प्राइवेट मेंबर बिल से रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल प्राइवेट मेंबर बिल से रिलेटेड है। सबसे पहले ये चर्चा में क्यों है, वाई इट इज इन द न्यूज़। बात करें चर्चाओं की, तो एक रिपोर्ट आई है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि पिछले कुछ समय में जो प्राइवेट मेंबर बिल होते हैं, निजी सदस्यों के जो बिल होते हैं, उस पर जो चर्चा की जाती है ना संसद में, उस चर्चा में कमी देखने को मिली है। यानी कि प्राइवेट मेंबर जो बिल होते हैं उसमें जो संसद में चर्चा की जाती है, उस चर्चा में और जो समय लगता है उस समय में कमी देखने को मिली है। इस वजह से ये चर्चा में आया है। बिल की देखो टाइप देख लो, एक होता है पब्लिक बिल, एक होता है प्राइवेट बिल। हम बाद में अंतर देखेंगे, इनमें अंतर भी क्या होता है। तो ये जो प्राइवेट मेंबर बिल है ये पेश की जाती है संसद में, पर संसद में कोई भी बिल पेश किया जाएगा तो उस पर चर्चा होती है। बट ये जब प्राइवेट मेंबर बिल पास होता है तो उसे डायरेक्ट रिजेक्ट किया जाता है, उस पर कोई ज़्यादा चर्चा नहीं होती है। तो यही बात की गई है इस आर्टिकल में। फिर इस आर्टिकल को मेंस के पर्सपेक्टिव से देखेंगे, और प्रीलिम में ये देखेंगे कि ये दोनों में अंतर क्या होता है, प्राइवेट मेंबर बिल क्या होता है, पब्लिक मेंबर बिल क्या होता है, इनमें अंतर क्या है, ये थोड़ा प्रीलिम के पर्सपेक्टिव से भी इसको देख लेते हैं। तो बात करें न्यूज़ की, क्यों है ये न्यूज़ में। न्यूज़ की बात करें तो ये सारे डेटा दिए गए हैं कि 17वीं लोकसभा है, उसमें 17वीं लोकसभा कब थी, 2019 से 2024। इस दौरान कितनी चर्चा हुई थी प्राइवेट मेंबर बिल पर, तो लोकसभा में 9 घंटे हुई थी और राज्यसभा में 27 घंटे हुई है। तो समय देखो कम हुआ, ओनली 9 घंटे ही, 5 सालों में 9 घंटे ही चर्चा हुई थी। इसका मतलब बहुत कम समय मिला इसको। और राज्यसभा में 27 घंटे। और इस बार की बात करें तो इस बार भी केवल अभी तक 15 घंटे ही, 0.15 घंटे, यानी कि आप मान लो 45 मिनट भी बात नहीं हुई है। तो बहुत ही कम समय दिया जाता है। ये जो प्राइवेट मेंबर बिल होते हैं या निजी सदस्यों के जो विधेयक होते हैं, इनको बहुत कम समय मिलता है। तो ये बात इस आर्टिकल में की गई है। फिर ये होते क्या है प्राइवेट मेंबर बिल। बात करें आज़ादी से 1947 से अब तक की, तो अब तक केवल 14 प्राइवेट मेंबर बिल है, 14 निजी सदस्यों के जो बिल है वही कानून बन पाए हैं। पहले क्या होता है, बिल पेश होता है, ठीक है, उस पर क्या होती है, चर्चा होती है, डिबेट डिस्कशन होता है, फिर इस पर वोटिंग होती है, फिर वोटिंग के बाद में उसे पास करवाया जाता है दोनों सदनों से, दोनों सदनों के बाद में राष्ट्रपति के साइन होते हैं, फिर ये बन जाता है कानून, ठीक है। इस प्रकार की प्रोसेस होता है, यहाँ पे जाके कानून बनते हैं। तो अब तक जितने भी निजी सदस्यों के बिल आए वो इस रूप तक ओनली 14 ही गए हैं, यानी कि 14 जो प्राइवेट मेंबर बिल थे वही पास हो पाए हैं आज दिन तक। 1970 के बाद में तो एक भी प्राइवेट मेंबर बिल नहीं है जो पास हुआ है। 1970 तक तो फिर भी 14 हो गए थे, 1951 से 70 तक 14 मेंबर बिल पास हुए, और उसके बाद में 0, एक भी पास नहीं हुआ है। तो यानी कि प्राइवेट मेंबर बिल है वो पास नहीं होते, ये आप समझ ही सकते हो।
और इसमें समय जो खर्च होता है उसमें भी कमी देखने को मिली है। फिर अब बात करते हैं इस प्रकार का क्यों होता है और क्यों ये समय कम देखने को मिलता है प्राइवेट मेंबर बिल पे। तो सबसे पहले बात करते हैं निजी जो सदस्यों का बिल है उसका महत्व क्या, सिग्निफिकेंस क्या है। बात करें इंपॉर्टेंस या सिग्निफिकेंस निजी सदस्यों के बिलों की, तो सबसे पहले है ये स्वतंत्र अभिव्यक्ति यानी कि इंडिपेंडेंट एक्सप्रेशन। देखो ऐसे तो पब्लिक जो बिल आएगी यानी कि जो मंत्री बिल लेके आएंगे ना उसमें किसकी चर्चा होगी, गवर्नमेंट की स्कीम की या गवर्नमेंट जो चाहती है उसी की बात होगी। बट ये निजी सदस्य होते ना वो क्या बिल लेके आएंगे, ये जो आम लोगों में जिस बिल की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले जो निजी बिल लाए जाते हैं इसका महत्व ये है कि ये है ना उस मुद्दे को हाईलाइट कर देते हैं, जो मुद्दा होता है जो पब्लिक डोमेन में है, जो हमारी जनता जिसकी आवश्यकता है, ऐसे मुद्दे को संसद में हाईलाइट करने में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं निजी सदस्य का बिल। निजी सदस्य इस प्रकार के बिल लेके आएंगे जिस मुद्दे को चर्चा में लाना है उसको ये लेके तो वो चर्चा का विषय बन जाता है, तो ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके साथ साथ ये क्या करता है, ये एक स्वतंत्र अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं तो उनके विचार भी आगे आते हैं कि वो लोग चाहते क्या हैं देश के बारे में, तो स्वतंत्र अभिव्यक्ति करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विधायी योगदान की बात करें यानी लेजिस्लेटिव कंट्रीब्यूशन की, तो देखो जो सरकार तो अपना काम कर रही है, सरकार बैठी सब कुछ कर रही है, विपक्ष करेगा क्या, विपक्ष की भूमिका ही नहीं रहेगी, तो इसके माध्यम से विधायी योगदान बढ़ता है। विपक्ष है जो लेजिस्लेशन को स्ट्रॉन्ग करने में अलग अलग प्रकार के कानून ला सकते हो, उसे मजबूत कर सकते हो, किस प्रकार से लोगों के हित में काम किया जा सकता है। तो ये निजी बिल अगर संसद में एक बार पेश किया जाएगा, चाहे वो पास हो या फेल हो उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, बट उससे अगर चर्चा होती है तो लोगों के सामने तो आएगा, तो लोगों के सामने आएगा, लोगों को पता चलेगा कि भाई ये बिल जरूरी है, इससे देश में फ़ायदा हो सकता है, तो ये चर्चा का मुद्दा भी बनाते हैं, तो ये भी योगदान दिया जा सकता है। फिर बात करते हैं हम प्रस्ताव क्या होता है और विधेयक क्या होता है। प्रस्ताव और विधेयक में फ़र्क क्या है, प्रस्ताव का मतलब होता है रेजुलेशन, विधेयक का मतलब होता है बिल। अब बिल क्या होता है, बिल जब पास हो जाता है वो बनता है एक्ट बनता है, कानून बनता है, और उसमें कानून की पूरी पावर मिलती है और उसे पास करने के लिए दोनों सदनों की आवश्यकता होती है, दोनों सदनों पे चर्चा होगी, राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ही बिल है वो कानून बनेगा। बट प्रस्ताव क्या होता है, प्रस्ताव एक रेजुलेशन होते हैं, उसे सरकार है वो अपनी तरफ से रख देती है भाई कि हमारा ये कहना है, तो ये प्रस्ताव और विधेयक में फ़र्क है। यानी कि प्रस्ताव है वो कानूनी रूप से बाध्य नहीं है, बट ये जो विधेयक होते हैं अगर ये सहमति हो जाए और ये स्वीकृत हो जाए तो कानून बनेंगे, कानून बनेंगे तो ये बाध्यकारी भी होंगे, ये फ़र्क है दोनों में। अब हम बात करेंगे ये जो निजी सदस्यों के बिल है इसमें समय में कमी है, ये समय की कमी है, इसमें गिरावट के कारण क्या है, क्यों इसमें समय में गिरावट देखने को मिली है। कारण की बात करें तो देखो निजी सदस्यों के लिए जो बिल पेश किए जाते हैं ना, इनको जो टाइम मिलता है वो कब मिलता है, शुक्रवार को। ठीक है, शुक्रवार को क्या होता है, फिर शनि और रविवार के लिए जो भी मेंबर होते हैं, एमपी होते हैं, वो कहाँ जाते हैं, अपनी जो भी इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी होती है जहाँ से ये चुनाव लड़ते हैं वहाँ ये आ जाते हैं। तो अब इनको यहाँ पे शुक्रवार को टाइम दिया जाता है, पर ये शुक्रवार को घर आने जाने के लिए भाई उनको वापस कॉन्स्टिट्यूंसी में जाना है, इसलिए यहाँ से जल्दी निकल जाते हैं संसद से। तो अगर वो बैठेंगे नहीं तो शेड्यूलिंग की समस्या देखने को मिलती है। सबसे बड़ी समस्या है कि शुक्रवार को पेश किया जाता है तो शेड्यूलिंग की सबसे बड़ी समस्या देखने को मिलती है। उसके बाद में उदासीनता देखने को मिलती है। उदासीनता कैसे देखने को मिलती है, किस प्रकार से उदासीनता है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि एपैथी होती है। ये जो मेंबर होते हैं ये काफ़ी ये चाहते हैं देखो बिल पास तो होना नहीं है, ठीक है, क्या मतलब है फालतू चर्चा में, ना तो इस पर कोई चर्चा होगी ना इस पर समय दिया जाएगा। तो ये जो मेंबर थे ये खुद ही आलसी हो जाते, ये चर्चा करना ही नहीं चाहते हैं। इसमें भी इस प्रकार की आ जाती भावना, नहीं यार क्या ही मतलब बिल लाने का। तो ये इनकी जो भूमिका होती है वो भूमिका भी सीमित हो जाती है। फिर बात करते हैं भीड़ भाड़ वाला। संसद में बहुत सारे काम होते हैं, अलग अलग प्रकार के अधिकारी होते हैं, इतने मेंबर होते हैं, तो वो सारे काम में उलझे रहते हैं, तो सरकार टाइम ही नहीं मिल पाता है संसद में। ये जो निजी सदस्य का बिल होते हैं इसके लिए प्रॉपर टाइम ही नहीं मिल पाता है। इसके बाद अभी है ना राज्यसभा में एक प्राइवेट मेंबर का बिल था, यानी कि निजी सदस्य का बिल था, जिसपे चर्चा हुई थी। ये बिल था स्वास्थ्य से रिलेटेड था, हेल्थ, राइट टू हेल्थ से रिलेटेड बिल था, जिसमें काफ़ी चर्चा हुई। तो इसके बारे में थोड़ा बहुत देख लेते हैं कि राइट है वो, हेल्थ का जो राइट है वो क्या है, और हमारे संविधान में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, भारत के द्वारा क्या क्या कोशिश की गई है हेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए, यानी कि लोगों के स्वास्थ्य के लिए सरकार के द्वारा क्या क्या कोशिश की जा रही है, इन सब चीज़ों के बारे में भी एक बार देख लेते हैं। क्योंकि चर्चा में आया, यहीं तो हम पॉजिटिव देख रहे थे ना कि भाई क्यों निजी सदस्यों के जो बिल है वो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। इम्पोर्टेंट इसी वजह से हो जाते हैं क्योंकि देखो ये बिल अगर राज्यसभा में या लोकसभा में आएंगे तो वो जनता में चर्चा का विषय बनेंगे, चर्चा बनेंगे तो जनता जाके
अपने जो अपने कॉन्स्टिट्यूशन के जो एमपीज होंगे उनसे जाके क्वेश्चन पूछेगी कि भाई आप कर क्यों रहे हो, क्यों नहीं कर रहे हो, इस प्रकार के बिल है वो जरूरी है, उस प्रकार के बिलों को आप पास क्यों नहीं कर रहे हो। तो ये जनता जब अपने अपने विधायकों को, अपने अपने सांसदों को जब क्वेश्चन पूछेगी तो वो और चर्चा में आएगी, तो चांस है कि एक फेयर लोकतंत्र चले। तो इसमें भी ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये स्वास्थ्य की बिल बात करें तो ये भारत में है ना कुछ प्रावधान किए गए हैं स्वास्थ्य से रिलेटेड। क्या प्रावधान किए गए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में? सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। ये अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है एक यूनिवर्सल डेक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट, यूनिवर्सल डेक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट। ये 1948 में आई थी, जिसे हम ह्यूमन राइट कमीशन बोलते हैं ना, उसकी स्थापना यहीं से हुई थी। तो यूनिवर्सल डेक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट, भारत है इसका सिग्नेटरी है, यानी कि भारत ने इस पर हस्ताक्षर किए थे, हस्ताक्षर करता है भारत। तो हस्ताक्षर करता है तो भारत की जिम्मेदारी है ह्यूमन राइट से संबंधित जो भी इश्यू है वो भारत को देखने पड़ेंगे, और ह्यूमन राइट को जो प्रोटेक्ट करने का काम है वो भारत का है, क्योंकि भारत इसका सिग्नेटरी है। और स्वास्थ्य एवं कल्याण है वो एक ह्यूमन राइट के अंतर्गत आता है, तो भारत इसकी भी बचाने की कोशिश करता है। तो पहला कोशिश ये है कि अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है उसमें भारत है वो सिग्नेटरी है, यानी हस्ताक्षर करता है। दूसरा भारत में है हमारी फंडामेंटल राइट में भी ह्यूमन राइट की, हमारे जो फंडामेंटल राइट है उसके अंतर्गत भी जो स्वास्थ्य का अधिकार है उसे आर्टिकल 21 में बताया गया है। डीपीएसपी में आर्टिकल 38 है, 39 है, 42 है, 43 है और 47 है। इनमें भी हमारे स्वास्थ्य संबंधित काफ़ी ज़्यादा प्रावधानों के बारे में बात करी गई है। फिर सुप्रीम कोर्ट के समय समय पर वर्डिक्ट आए थे। ये पश्चिम बंगाल में मामला था, इसमें कहा था कि सरकार की जिम्मेदारी है कि लोगों के स्वास्थ्य को वो अच्छे से बेहतर रखने की कोशिश करेगी। और फिर परमानंद कटारा जो मामला था 1989 का, इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि डॉक्टर है वो अच्छे से लोगों की सेवाएं करेंगे और वो विशेषज्ञ होंगे, वही अपना काम कर पाएंगे। मतलब जो विशेषज्ञ होंगे उनका वही वो काम करेंगे, कोई आके मुंह उठा के आके ऐसे नहीं कहेगा कि मैं स्वास्थ्य की देखभाल करूंगा। तो इस प्रकार का काम है वही करेगा जो इसके लायक होगा। अब कुछ अंतर दिए गए हैं पब्लिक बिल में और प्राइवेट बिल में। क्या क्या अंतर है? सबसे पहले बात करते हैं सार्वजनिक विधेयक की, और ये है निजी विधेयक। सार्वजनिक विधेयक इसे कौन? मंत्री, जो मिनिस्टर होता है वही इससे पेश कर सकता है, इसे कहा जाता है सार्वजनिक यानी कि पब्लिक बिल। दूसरा होता है प्राइवेट मेंबर बिल। प्राइवेट मेंबर बिल है ना, इसे मंत्री के अलावा, इसका मतलब है कि अगर अभी बीजेपी की सरकार है, बीजेपी का कोई एमपी जो मंत्री नहीं है, अगर वो भी ये बिल पेश करता है तो वो भी प्राइवेट मेंबर बिल माना जाएगा। मंत्री के अलावा कोई भी सदस्य अगर इस प्रकार का बिल पेश करता है तो उसे प्राइवेट मेंबर बिल माना जाएगा। हालांकि वो पेश नहीं करेगा क्योंकि उसकी सरकार है, वो सरकार को ही बोल सकता है, बट अगर मंत्री के अलावा कोई भी अगर बिल पेश करता है, अगर क्वेश्चन में पूछ जाए कि जो सत्ता पक्ष पार्टी है उसका कोई सदस्य है वो मिनिस्टर नहीं, मंत्री नहीं है, और वो जो बिल पेश करता है उसे क्या कहा जाएगा? तो उसे निजी विधेयक कहा जाएगा या प्राइवेट बिल कहा जाएगा। तो ये चीज़ आप याद रखना। इट इज़ इंट्रोड्यूस्ड बाय पार्लियामेंट मिनिस्टर, और इससे इट इज़ इंट्रोड्यूस्ड बाय एनी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अदर देन मिनिस्टर। मिनिस्टर के अलावा इसे कोई भी इसे इंट्रोड्यूस कर सकता है। दूसरा क्या अंतर है? दूसरा अंतर यही है, ये सरकार की जो सत्तारूढ़ पार्टी होती है ना, जिसकी गवर्नमेंट है ना, उसकी नीतियों को बताएगा। तो इट इज़ रिफ्लेक्ट द पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट, रूलिंग पार्टी की ये पॉलिसी रिफ्लेक्ट करेगा। और ये क्या है? ये सार्वजनिक मामलों की या विपक्ष की पार्टी का रुख दिखलाती है। तो इट इज़ रिफ्लेक्ट स्टैंड ऑपोजिशन पार्टी ऑन पब्लिक मैटर, यानी कि पब्लिक मैटर जो होते हैं उस पर विपक्ष क्या सोचता है उसका ये मुद्दा दिखाती है। यहाँ पे कोई भी बीजेपी का एमपी तो वो करेगा नहीं बिल पास, कर तो सकता है बट वो करेगा नहीं ना, तो यहाँ पे विपक्ष के होंगे वही निजी बिल लेके आएंगे। तो ये विपक्ष की रोज सोच बताता है कि विपक्ष क्या चाहता है, विपक्ष का पब्लिक मामलों पर क्या विचार है, वो सारी चीज़ें दिखाता है। फिर इसी संसद की अनुमोदन की आवश्यकता की संभावना है कि संसद में ये बिल है ना पास हो जाए, इसकी संभावना अधिक है, क्योंकि ये पास होना ही पड़ेगा। लोकसभा में तो पास होने की संभावना होना ही चाहिए। अगर लोकसभा में ये फेल हो जाएगा तो सरकार भी गिर सकती है, क्योंकि सरकार के पास में मेजोरिटी नहीं है, इसलिए लोकसभा में तो इसका पास होना जरूरी है। और ये जो है ना प्राइवेट मेंबर बिल, ये तो पास होते ही नहीं है, ये ठीक है। और सब राज्यसभा में पास होना वो जरूरी नहीं है, पर लोकसभा में तो पास होना जरूरी है। तो यहाँ पर इन दोनों पॉइंट में सेम बातें करी गई है, बट इसका तो पास होना नहीं जरूरी है, क्योंकि ये पास होते ही नहीं है ना। 1970 के बाद में एक भी पास नहीं हुआ, इसका मतलब ये पास होते ही नहीं है। अब तक ओनली 14 ही बिल ये पास हुए हैं। फिर 5वां पॉइंट क्या कहता है? सदन में इसे पेश करने के लिए 7 दिन की सूचना देनी पड़ती है, ठीक है। पहले 7 दिन को इन्फॉर्म करना पड़ता है। इट इज इंट्रोडक्शन इन द हाउस रिक्वायर्स 7 डेज नोटिस, तो 7 दिन की नोटिस की आवश्यकता होती है, और इसमें 1 महीने पहले की नोटिस होती है।
इट इज़ इंट्रोडक्शन इन हाउस रिक्वायर 1 मंथ प्रायर नोटिस, 1 महीने पहले की नोटिस की आवश्यकता है। इसका जो मसौदा वगैरह तैयार किया जाता है, मसौदा मतलब ड्राफ्ट वगैरह तैयार किया जाता है, वो किसके द्वारा किया जाता है? इसके लिए अलग अलग विभाग होते हैं, उनके द्वारा ये तैयार किया जाता है, बट इसे उस सदस्य जो इसे पेश कर रहा है उसी की सारी जिम्मेदारी है। तो ये इन दोनों में कुछ अंतर है, ये आपको पता होने चाहिए। अब तक ओनली 14 बिल ही पास हो पाए हैं, ठीक है। और ये कौन कौन से थे ये आप देख लो। विधानमंडल की कार्रवाई है, संसद के वेतन भत्ते हैं, आईपीसी से रिलेटेड एक बिल था, तो वो 2-3 ही बिल पास हो पाए। वैसे 14 हुए, पर ये तो 3 ही एग्जाम्पल यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है। और कितने ये पे पेश हुए थे? 343 में से 17 पर चर्चा हुई है 13वीं लोकसभा में, 14वीं में 14 पर चर्चा हुई है 328 में से, और 15वीं में ओनली 11 पर ही चर्चा हुई है। तो ये सारे कुछ डेटा दिए गए हैं, वो डेटा हमारे काम के नहीं, बट आप इस चीज़ को ध्यान रखना। फिर बात करते हैं यूपीएससी ने इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी पूछा है प्रीलिम में। क्या क्वेश्चन है? गैर सरकारी विधेयक ऐसा विधेयक है जो संसद के सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। गैर सरकारी मतलब ये होता है प्राइवेट मेंबर। विधेयक ऐसा विधेयक जो संसद के एक सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, जो निर्वाचित नहीं है यानी कि इलेक्टेड नहीं है, राष्ट्रपति द्वारा नाममात्र है मतलब नॉमिनेटेड है। तो पहला पॉइंट ये कह रहा है ये जो प्राइवेट मेंबर बिल है ये इलेक्टेड एमपी पेश नहीं करता है, जो राष्ट्रपति द्वारा नॉमिनेटेड एमपी होता है वही इसे पेश कर सकता है। तो क्या ये सही है? आपको ये दोनों स्टेटमेंट देखने। दूसरा क्या कहता है? हाल ही में भारत की संसद के इतिहास में पहली बार एक गैर सरकारी विधेयक पारित किया गया है। पहली बार गैर सरकारी विधेयक पारित किया गया है। तो इस स्टेटमेंट को एक बार सोचो, 1 सेकंड के लिए सोचो, सोचते रहो, पॉज करो, सोचो सोचो सोचो। मिला आंसर? नहीं मिला, हम बता देते हैं। पहला गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? ये इलेक्टेड मेंबर भी पेश कर सकते हैं, इलेक्टेड मेंबर भी पेश कर सकते हैं और नॉमिनेटेड भी कर सकते हैं। जो भी मंत्री के अलावा पेश करता है वो प्राइवेट मेंबर बिल माना जाएगा। दूसरा कहता है पहली बार नहीं, आज से पहले कई बार पेश किए जा चुके हैं, तो पहली बार नहीं है। 14 तो पास भी हो चुके हैं, तो दोनों गलत हो जाएंगे। इसका मतलब है डी हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। ये मैं सामने बातें लिखी गई, इसमें एक बार आप देख सकते हो। तो यहाँ पे डी आंसर है। और यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन और भी देख रखे, इसको आप एक बार अटेंड जरूर करना, ठीक है। और एक यहाँ पे भी क्वेश्चन पूछा है तो इसको भी अटेंड जरूर करना। इसका आंसर भी पीछे दिया गया है, ठीक है। अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो सी ऑटोर से संबंधित है। क्या है आर्टिकल, क्यों है ये चर्चा में? बात करते हैं चर्चा की। चर्चा में सबसे पहले क्यों है? चर्चा की बात करें, अभी क्या हुआ है, सी ऑटर जिसे कहा जाता है समुद्री उद्बिलाव, ठीक है। अब ये चर्चा में इस वजह से कैलिफोर्निया की जो तट है ना, कैलिफोर्निया के तट, वहाँ पर ये क्या है, इकोसिस्टम को ठीक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इस वजह से ये चर्चा में है। क्यों चर्चा में है? समुद्री उद्बिलाव जिसे सी ऑटर भी कहा जाता है, ये कैलिफोर्निया में एक एस्चुरी है, इसका ये नाम याद रखने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर ये क्या कर रहा है, ग्रीन कर्ब होती है ना, ग्रीन कर्ब उसे खा रहा है। उसे खाने से क्या होता है, वहाँ की जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है, इकोसिस्टम होता है, उसे रिवाइव करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। पॉइंट आपको समझ में नहीं आया? सिंपल सा पॉइंट ये है, सी ऑटर ये क्या करता है, ये जो वहाँ पर सी में घास होती है ग्रीन कलर की, आपने देखो एल्गी, ये क्या करती है, ये अगर जमी जाती है ना तो इससे क्या होता है, ऑक्सीजन का लेवल समुद्र में कम हो जाता है इस ग्रीन कलर की एल्गी के कारण, ये कर्ब के कारण। तो अब क्या करेंगे, ये सी ऑटर है, इसको खाएंगे। इसको खाने से क्या होगा, इसको खाने से ये होगा कि ये जो है ना यहाँ पर ऑक्सीजन की इसकी स्थिति बनी रहेगी। तो ये जो इकोसिस्टम होता है ना, इस इकोसिस्टम को बनाए रखने के लिए इसका कम होना जरूरी है। और इसको कम कौन करता है, सी ऑटर करता है। तो सी ऑटर है वो यहाँ के इकोसिस्टम को बनाए रखने में, रिवाइव करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इस वजह से ये चर्चा में है। तो चर्चा आपको समझ में आएगी। सी ऑटर आर रिस्टोरिंग कैलिफोर्नियाज कोस्टल इकोसिस्टम बाय कंज्यूमिंग थाउजेंड ऑफ इंजेविव ग्रीन कर्ब्स। तो ग्रीन कर्ब्स होता है उसके खाकर इसको ठीक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इस वजह से ये चर्चा में। अब हम बात करेंगे समुद्री उद्बिलाव यानी कि इसके बारे में, सी ऑटर के बारे में। तो सबसे पहले सी ऑटर के बारे में बात करें तो ये नेवला परिवार का, वेजल फैमिली होता है उससे ये संबंधित है। नेवला परिवार, शाम को जो खाता है नेवला, उसके परिवार से ये संबंधित है। हैबिटेट कहाँ है, इसका निवास कहाँ है, ये कहाँ पर देखने को मिलता है, ये मिलता है पैसिफिक ओशियन में। मोस्ट ऑफ पैसिफिक ओशियन के जो देश है उनसे मिलता है। जैसे आप मान लो यूएसए नॉर्थ अमेरिका के देश है, एशिया की ओर से रसिया है, जो पैसिफिक ओशियन से जापान है, यहाँ पर इसकी प्रेजेंस देखने को मिलती है। तो ये पैसिफिक ओशियन में पाया जाता है। मोस्ट ऑफ नॉर्थ पैसिफिक ओशियन है, वहाँ पर ये देखने को मिलता है।
पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया। हैबिटेट कहाँ है? हैबिटेट नॉर्थ पैसिफिक ओशियन। बात करें व्यवहार की, व्यवहार मतलब बिहेवियर, ये जल में समय बिताते हैं, ये का मोस्ट ऑफ टाइम होता है वो जल में ही बिताते हैं। मोस्ट ऑफ टाइम देयर वाटर, टाइम इन वाटर में रहते हैं, ठीक है, स्पेंड इन वाटर। फिर बात करें कभी कभार ये बाहर में आते हैं आराम करने के लिए, तो मोस्ट ऑफ टाइम वाटर में रहते हैं, कभी कभार ये बाहर आते हैं। फिर बात करते हैं इनकी शारीरिक विशेषता की, यानी कि इनकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक की। तो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक है क्या? इनके जालीदार पैर होते हैं, पैर इस टाइप के होते हैं जालीदार, ठीक है। इसके जो पैर होते हैं ना वो रेपेलियंट होते हैं, फर टाइप के होते हैं। फिर यहाँ पे क्या होते हैं? जल विकसित फर होते हैं। और ये नथुने और जो कान होते हैं ना, इनके जो नोटलिस और ईयर होते हैं ये बंद रहते हैं, क्योंकि पानी में रहते हैं तो पानी में कहीं इनको नुकसान ना हो जाए, और ये तो इसलिए कान और नाक वो बंद रहते हैं। क्यों बंद रहते हैं? वो चीज़ आपको हमने बताई कि पानी में रहते हैं, इस वजह से ये बंद रहते हैं। तो इतनी चीज़ आप याद रखना कि इसके नाक कान बंद रहते हैं। फर होते हैं, जालीदार होते हैं पैर, और इसके अलग अलग प्रकार के फर भी होते हैं, ठीक है। ये विशेषता आप याद रखना, इसके शारीरिक जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक है इसे आप याद रखना। और ये जो होते हैं अधिकांश समुद्री स्तनधारियों के विपरीत इनमें वसा कम होते हैं। मोस्ट ऑफ जो स्तनधारी होते हैं, ठीक है, उनमें क्या वसा यानी फैट बहुत ज़्यादा होती है, बट इसमें फैट कम होती है। और ये खाना बहुत ज़्यादा करते हैं। खाना क्यों ज़्यादा खाते हैं? क्योंकि इनमें हाइपोथर्मिया यानी शरीर को गर्म रखने के लिए इनको आवश्यकता पड़ती है एनर्जी की, इसलिए खाना बहुत ही ज़्यादा खाते हैं। तो इस पॉइंट को आप याद रखना। हाइपोथर्मिया यानी कि गर्मी, शरीर में गर्मी को बनाए रखने के लिए खाना बहुत ही ज़्यादा खाते हैं। क्या चीज़ें खाते हैं? ये मांसाहारी होते हैं, ठीक है, ये कार्निवोर्स होते हैं। क्या चीज़ें खाते हैं? समुद्री अर्चिन खाते हैं, केकड़े हैं, मोलस्क हैं, क्लेम है, मछली है, ये सारी चीज़ें खाते हैं, ठीक है। फिश है, क्लेम्स है, मोलस्क है, ये सारी चीज़ें खाते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में किस प्रकार की भूमिका निभाते हैं? तो इको जो सिस्टम होते हैं उसमें की स्टोन की भूमिका निभाते हैं। उसमें ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, उसे ठीक करने में, उसे रिकन्स्ट्रक्ट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जलवायु के लिए भी काफ़ी ज़्यादा ये महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि ये उद्बलाव होते हैं, वो कार्बन होता है उसे अवशोषित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कार्बन को भी ऑब्जर्व करते हैं, तो ये जो हमारा वातावरण है, जो हमारा क्लाइमेट है, उसमें भी सिग्निफिकेंस रोल निभाते हैं। अब बात करते हैं की स्टोन प्रजाति क्या होती है। की स्टोन प्रजाति या की स्टोन स्पीसीज क्या होती है? ये कोई इकोसिस्टम है, ठीक है। अब इस इकोसिस्टम में ये जो प्रजाति होगी इसकी मुख्य भूमिका होगी। की स्टोन प्रजाति ऐसी होगी कि आसपास का जो अपना इकोसिस्टम है उसमें वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, तो उससे प्रजाति को की स्टोन प्रजाति कहा जाएगा। अगर वो स्पीसीज वहाँ पर नहीं है तो वो इकोसिस्टम तबाह हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसी स्पीसीज, जैसे एग्जांपल के लिए मान लो आपके घर का ऐसा सदस्य, उसकी उपस्थिति बहुत ही ज़्यादा मैटर करती है, वो उसके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है, उसे कहा जाता है की स्टोन, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो की स्टोन प्रजाति भी वैसी प्रजाति होगी जिसकी प्रेजेंस होना बहुत ज़रूरी है, वो इकोसिस्टम को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो ये की स्टोन प्रजाति है। अब कुछ टाइप भी है किसकी? ये उद्बिलाव यानी कि सी ओटर है, उसके टाइप है। एक एशियाई है, एशियाई ये इंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है, IUCN की ये इंडेंजर्ड में है। कहाँ पर देखने को मिलता है? ये कुरिन आइलैंड वगैरह में देखने को मिलता है। फिर दूसरा कौन सा है? दूसरा ही उत्तरी समुद्री, एक तो है एशियाई समुद्री उद्बिलाव यानी कि एशियन सी ओटर, दूसरा है नदन एशियन सी ओटर। तो नदन सी ओटर है, ये भी इंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है, इंडेंजर्ड, ये भी इंडेंजर्ड में आएगा। ये कहाँ मिलता है? ये कुरिल में मिलता है। ये कहाँ मिलता है? एलुसियन में मिलता है। दूसरा है दक्षिणी समुद्री यानी कि सदर्न सी ओटर, ये भी इंडेंजर्ड कैटेगरी में, दक्षिण वाला भी, तीनों इंडेंजर्ड है, इंडेंजर्ड तीनों संकटग्रस्त में आते हैं, ठीक है। एक मिलता है एशिया में, एक उत्तरी समुद्र में, एक दक्षिणी में मिलता है। ये कुरिल आइलैंड के आसपास में मिलता है, ये एलुसियन के आसपास में, ये कैलिफोर्निया के आसपास में, ये तीनों में अंतर है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। सी ओटर के बारे में कुछ भूमिका थी। अब ये ग्रीन कर्व में किस प्रकार की भूमिका निभाता है? ग्रीन कर्व क्या होता है? ग्रीन प्रकार की एल्गी होता है, उसे खाता है। उसे खाने से क्या होगा? आसपास का जो इकोसिस्टम है वो अच्छे से काम करेगा, तो उसे खाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए जो पारिस्थितिक तंत्र होता है, इकोसिस्टम होता है, उसमें भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो ये पूरा जो आर्टिकल था हमारा समुद्री उद्बिलाव के बारे में, यहाँ सी ओटर के बारे में था। चलते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। नेक्स्ट जो आर्टिकल हमारा कैनरी आइलैंड के बारे में। कैनरी आइलैंड क्या है, न्यूज़ में क्यों है, ये चीज़ें देख लेते हैं। तो हम मैप से पहले समझेंगे है क्या। न्यूज़ तो सिंपल सी है कि यहाँ पर बहुत सारे अफ्रीका के जो लोग हैं वो आए हैं, तो हम न्यूज़ तो हमारे लिए काम की है नहीं। हम बात करते हैं कैनरी आइलैंड की। ये यहाँ पर लोकेटेड है कैनरी आइलैंड, ये ऊपर है अंटार्कटिक ओशियन यानी कि अंटार्कटिक ओशियन में लोकेटेड है। ये देश कौन सा है? ये देखो अर्जेंटीना है, सॉरी अल्जीरिया है, ठीक है।
ये कौन सा है, मोरक्को है, तो ये मोरक्को से थोड़ा दूर लोकेटेड है, ठीक है। और ये किसका पार्ट है, ये स्पेन का पार्ट है। ये स्पेन जो कंट्री है ना, स्पेन कहाँ पर है, ये यूरोप में, तो स्पेन का एक द्वीप है। तो ये स्पेन का द्वीप है, लोकेटेड कहाँ पर है, लोकेटेड है एटलांटिक ओशियन में, अफ्रीका। जैसे ज्योग्राफिक रूप से ये कहाँ पर है, ये अफ्रीका का पार्ट है, बट पॉलिटिकल रूप से ये किसका पार्ट है, तो ये यूरोप का पार्ट है। जैसे कि रसिया है, वो ज्योग्राफिक रूप से एशिया में आता है, पॉलिटिकल रूप से वो यूरोप में आता है, यूरोशिया होगा ना, तो वैसे ही ये भी है, क्योंकि ये स्पेन का पार्ट है तो पॉलिटिकल रूप से ये यूरोप के साथ में चला गया। तो यहाँ पर ये कैनरी आइलैंड है, कहाँ पर, ये अटलांटिक ओशियन में है, स्पेन का एक द्वीप समूह है। और यहाँ पे 100 किलोमीटर जिब्राल्टर है ना, यहाँ पर जिब्राल्टर इससे 100 किलोमीटर दूर है, और मोरक्को से, जिब्राल्टर से 1300 किलोमीटर दूर है, मोरक्को से 100 किलोमीटर दूर है। और ये हमने देख लिया मैक्रोनेशिया, दक्षिण, कई सारे यहाँ पर आइलैंड वगैरह भी बने हुए हैं। और ज्वालामुखी वहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्टिव ज्वालामुखी देखने को मिलती है। यहाँ पर एक करंट बहती है, ये कोल्ड करंट है, जिसे कैनरी करंट के नाम से भी जाना जाता है। तो ये करंट का नाम आपको पता होना चाहिए, और किस टाइप की करंट है, तो कैनरी करंट है, ये कोल्ड करंट है, और ये कैनरी जो आइलैंड है इसके आसपास से बहती है, इसलिए इसे कैनरी करंट भी कहा जाता है। तो ये भी चीज़ आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि ये लोकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये है जिब्राल्टर स्ट्रेट, जो कि मेडिटेरियन सी को अटलांटिक सी से जोड़ती है। ये स्ट्रेट वगैरह सबका आइडिया होना चाहिए। ये है जिब्राल्टर स्ट्रेट, ये है ऊपर का स्पेन, ये पोर्चुगस है, ये मोरक्को है, ठीक है, और ये अल्जीरिया है। ये लोकेशन आपको खास पता होनी चाहिए, ठीक है। तो कैनरी आइलैंड, ये करंट देख लो, कैनरी यहाँ से बैठती है कैनरी करंट, ठीक है। और कैनरी करंट एक प्रकार की कोल्ड करंट है, ये देखो ये रही कैनरी करंट, ये कोल्ड करंट है। तो कैनरी करंट के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हमने देख ली, और इसकी लोकेशन देख ली, फिर ये यहाँ पर वो आते रहते हैं, ज्वालामुखी आते रहते हैं, तो ये नॉर्मल चीज़ है। ये सारी चीज़ें देख ली, इतनी चीज़ याद रखने की आपको आवश्यकता नहीं। कैनरी करंट, उसकी लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट जो आर्टिकल एम सैंड के बारे में, एम सैंड क्या होती है, एम सैंड का मतलब है मैन्युफैक्चरिंग सैंड, यानी कि मानव निर्मित सैंड। तो ये न्यूज़ में इस वजह से है कि राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा एम सैंड पॉलिसी है, एम सैंड नीति है, उसे लागू कर दिया गया है। राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा एम सैंड पॉलिसी 2024 को लागू कर दिया है, इस वजह से ये चर्चा में है। तो एम सैंड क्या है, चर्चा में क्यों, आपको पता चल गया होगा। बात करें एम सैंड की होती क्या है। एम सैंड का मतलब तो मैन्युफैक्चरिंग सैंड। आपने एक बजरी का नाम सुना है, बजरी कहाँ मिलती है, ये नदी होती है ना, रिवर जहाँ पे सूख जाती है, रिवर के जो ये रिवर फ्लो हो रही है, तो ये आसपास का जो एरिया होता है यहाँ पर ही देखने को मिलती है। तो इसी का ये जो है ना बजरी, इसका क्या उपयोग होता है, मकान वगैरह बनाने में, कंक्रीट वगैरह होते हैं उसमें इसका उपयोग होता है। तो ये बजरी होती है। अब बजरी यहाँ से है ना, बजरी पे अभी प्रतिबंध चल रहा है। कई जगह आपने देखा होगा बजरी के डेली न्यूज़ में रहती है, बजरी माफिया ने ये कर दिया है, बजरी पर बैन लगा दिया है। क्यों, क्योंकि ये है ना इकोसिस्टम के लिए बहुत ज़रूरी होती है। वहाँ अगर इसे हटा दिया जाएगा तो यहाँ का जो इकोसिस्टम है वो खतरे में आ जाएगा, ठीक है। इसकी बहुत ही ज़्यादा तस्करी देखने को मिलती है बजरी की। तो अब बजरी की तस्करी को रोकने के लिए, और मकान तो बनने जरूरी, इंफ्रास्ट्रक्चर बनना जरूरी है, बिना बजरी के बन नहीं सकता है। तो ये कैसे बनाना है, तो इसके लिए बनाया है एम सैंड, यानी मैन्युफैक्चरिंग सैंड। कृत्रिम रूप से बजरी की तरह बनाया जाएगा। बजरी नदी के साथ में आती है, तो इससे क्या कर दिया जाएगा, बड़े बड़े पत्थर होते हैं उनको तोड़ के, आपने देखा भी होगा ऐसे टुकड़े टुकड़े छोटे छोटे पत्थर आते हैं, तो वही एम सैंड है। इस प्रकार की ये बनाया जाएगा, बड़े पत्थरों को पीस कर ये बनाया जाएगा। और फायदा क्या होगा, फायदा वही होगा, प्राकृतिक नदी की जगह स्थान ले लेगा, यानी प्राकृतिक जो रिवर होती है वहाँ से देखने को मिलती है बजरी, यानी रेत देखने को मिलती है, इसे बजरी कहा जाता है। तो अब पहले उसको ले जाया जाता था, बट उसका नुकसान बहुत ज़्यादा होता था, आसपास के जो एनवायरनमेंट है, पर्यावरण है, उसको नुकसान होता था। तो अब उसका नुकसान रुक जाएगा। नुकसान कैसे रुक जाएगा, अब इसका उपयोग किया जाएगा एम सैंड का, तो जो नुकसान है उसे रोका जा सकता है। सबसे पहले तमिलनाडु में इसकी शुरुआत की गई थी, फिर है ना अभी राजस्थान में भी इसकी शुरुआत की गई है, क्योंकि राजस्थान में बजरी माफिया बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलते हैं, तो उसे रोकने के लिए ये कदम उठाया गया है। लागत प्रभावी होगी, कॉस्ट इफेक्टिव होगी, इसमें खर्चा कम आता है, ठीक है। बजरी में तो खर्चा भी बहुत ज़्यादा आता है, इन्वायरमेंट के लिए भी नुकसानदायक है, तो इसमें खर्चा कम आता है। गुणवत्ता होगी, एक समान दाने होते हैं, ऐसे छोटे 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 इक्वल दाने होते हैं। बजरी में तो कोई दाना बड़ा भी हो सकता है, कोई छोटा भी हो सकता है, तो फिर उसको छानना पड़ता है, बट ये क्या छानने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि इक्वली दाने इसके होते हैं, तो गुणवत्ता भी है इसमें। पर्यावरण में भी लाभ होगा, क्योंकि यहाँ पर है ना इसको बजरी को ले जाया नहीं जाएगा, तो आसपास के पर्यावरण को नुकसान भी नहीं होगा। इसमें जल की भी आवश्यकता कम होती है, तो जल की कम खपत की आवश्यकता होगी, तो वो भी बेनिफिशियल है। और खान होगी, उससे अपने आप जो रोजगार बढ़ेगा, तो ये सारी चीज़ें भी बेनिफिट देखने को मिलेगी एम सैंड से। फिर ये यूएस के जो एक्स प्रेसिडेंट थे, नाम क्या था इनका,
इनका नाम था जिम्मी कार्टर। ये 100 साल से अधिक समय तक जिंदा है, तो ये रिकॉर्ड बन गया है। भाई 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 100 साल से ज़्यादा समय हो गया, तो इन्होंने बना दिया रिकॉर्ड। तो अब तो क्यों ही पढ़ेंगे, ज़्यादा तो क्या ही देखना इनके बारे में। यूपीएससी कम ही चांस है डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन पूछ ले, बट थोड़ा बहुत अगर दूसरे एग्जाम के लिए है तो पढ़ लेना, क्योंकि न्यूज़ में है तो दूसरे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो आर्टिकल है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है इकोनॉमी का टॉपिक है, और ये नीर और रीढ़ से संबंधित है। तो इसे हम अच्छे से समझेंगे नीर और रीढ़ होते क्या है। ठीक है, इसको अच्छे से देखेंगे, फिर बाद में पढ़ेंगे आर्टिकल में क्या दिया गया है। देखो, सबसे पहले चर्चा में क्यों है चर्चा में इस वजह से आरबीआई ने अभी कहा है कि जो रीढ़ है ना, रीढ़ है वो अभी बढ़ गया है। 2024 का जो एंड था नवंबर दिसंबर, इसमें रीढ़ बढ़ गया है। इस वजह से भारत का जो एक्सपोर्ट है वो कम होने की संभावना है। अब इसको हम समझेंगे कि आरबीआई कहना क्या चाहता है। ठीक है, क्यों इस प्रकार से कहा है कि ये भारत का एक्सचेंज वो कम हो जाएगा, ये सारी चीज़ें। तो सबसे पहले रीढ़ की फुल फॉर्म देख लो। ये रीढ़ की फुल फॉर्म है रियल इफेक्टिव एक्सचेंज और रेट। रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, रील की फुल फॉर्म क्या है? रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। अब ये होता क्या है, ये सिंपल सी बात है, ये है नीर। इसके लिए पहले नीर को समझ लेते हैं। रीढ़ को समझने से पहले एक बार नीर को समझ लेते हैं। अब नीर क्या होता है? नीर होता है रियल का थोड़ा इसमें अलग होता है। इसे कहा जाता है नॉमिनल। ये है रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, ये है नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज और रेट। नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट और रीढ़ है रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। अब बात करते हैं ये होता क्या है, नीर होता है क्या है। तो नीर की हम बात करें, एक बास्केट लिया जाता है, ये बास्केट है, इसमें क्या रखा जाता है? इसमें रखी जाती करेंसी, अलग अलग करेंसी। मान लो कि डॉलर रख दिया, पौंड रख दिया, फिर चाइना की जो करेंसी है वो रख दी, रेनबेन भी रख दी, रसिया की करेंसी रख दी, यूरो रख दिया। जितनी भी इंपॉर्टेंट करेंसी है जिनके साथ में भारत का व्यापार होता है, जिन देशों के साथ में भारत का सर्वाधिक व्यापार होता है, उन सब देशों की जो करेंसी है वो इस बास्केट में रख दी। एक टोकरी है, उसमें क्या रख दिए? उसमें अलग अलग देशों की करेंसी यानी मुद्राएं रख दी है। अब ये मुद्रा किन किन देशों की रखी? जहाँ पर भारत का सर्वाधिक व्यापार होता है। वो जो मुद्राएं होती हैं उनका एक प्राइस निकाला जाएगा, एक इंडेक्स निकाला जाएगा। अब ये इंडेक्स कैसे निकाला जाएगा? नॉर्मल इंडेक्स नहीं निकाला जाएगा, ये निकाला जाएगा भारत का व्यापार सबसे ज़्यादा में किसके साथ में होता है। ठीक है, जैसे कि भारत का व्यापार एग्जाम्पल के लिए चाइना के साथ में ज़्यादा, जैसे यूएस के साथ में ज़्यादा रखा जाता है, तो डॉलर को वेटेज दिया जाएगा 3। डॉलर को कितना वेट दिया गया? 3। यहाँ पे लिख दो डॉलर, यहाँ पे डी लिख दिया, डॉलर को 3। फिर देख लो यूरो को दूसरे एग्जाम्पल के लिए दे रहा हूँ। एग्जाम्पल है कि डॉलर को सबसे ज़्यादा वेट दिया जाता है, तो डॉलर के लिए 3D लिख दिया। फिर यूरो है, यूरो में मान लो 2 रख दिया, क्योंकि यूरो को दूसरे नंबर पे आता है। और तीसरे नंबर पे आता है चाइना के साथ में, तो ये चाइना की जो करेंसी है वो तीसरे नंबर पे आ गई। अब इसको क्या किया जाएगा? इसको तीनों से मल्टीप्लाई किया जाएगा। क्या निकालना? हमें नीर निकालना है। नीर कैसे निकलेगा? नीर ऐसे निकालना है कि किसी देश की जो करेंसी है, ठीक है, उसके रुपए के साथ में क्या वो बढ़ रही है, क्या घट रही है। तो ऐसे अलग अलग देश, 180 देश है, वैसे तो 190 देश है, पर कहीं जगह डॉलर कॉमन है। तो आप मान लो 180 देशों की अलग अलग करेंसी होगी, तो सबको तो हमें अलग अलग माप नहीं सकते। तो हम क्या करेंगे, एक बास्केट ले लिया हमने, बास्केट में अलग अलग जो है देशों की करेंसी है उसको रख दिया। अब इस करेंसी को क्या किया हमने, रख के जिसके साथ में हमारा व्यापार ज़्यादा था, जैसे कि डॉलर के साथ में, फिर यूरो के साथ में, फिर पौंड के साथ में, जिन जिन देशों के साथ में व्यापार ज़्यादा था उनको डिवाइड किया। डिवाइड किससे किया? जितनी की भी करेंसी थी, जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पर 3 है तो 3 से डिवाइड किया। और इनको वेटेज कैसे दिया? वेट के पे डॉलर के साथ में सबसे ज़्यादा व्यापार होता था, तो डॉलर को 3 रैंक दे दी, यूरो के साथ में 2, फिर 1 किसको दी? ये पौंड को दे दी कि इनके साथ में सबसे ज़्यादा व्यापार, फिर इसके साथ में, फिर इसके साथ में, उसको डिवाइड कर दिया उस करेंसी के साथ में। फिर जो भी नंबर आएगा उसको क्या माना जाएगा? नीर माना जाएगा। तो नीर क्या होता है? नीर का है कि रुपए, हमारी जो भारत की मुद्रा है, ठीक है, भारत की जो करेंसी है उसकी इंटरनेशनल बाकी देशों की जो करेंसी है उसके साथ में एक्सचेंज रेट क्या होगा। ये सब देशों के साथ में डॉलर के साथ में कभी ज़्यादा होगी, जैसे डॉलर है अभी 80 रुपये चल रहा है रुपये के अकॉर्डिंग, 80 रुपये बराबर 1 डॉलर है, ठीक है, 80 रुपये बराबर 1 डॉलर है, ठीक है, 1 डॉलर बराबर 80 रुपये अभी ये चल रहा है। फिर पौंड के साथ में कुछ ज़्यादा होगी, फिर ये जो रेनबेन है इसके साथ में कम होगी, फिर यूरो के साथ में कम ज़्यादा होगी। तो सबके साथ में, किसी के साथ में ज़्यादा होगी, किसी के साथ में कम है। अब ओनली हम डॉलर को देखेंगे, इसका मतलब है भारत का जो रुपया है उसमें गिरावट देखने को मिली, भारत का रुपया कमजोर हुआ है। ओनली हम डॉलर को देखेंगे क्योंकि डॉलर के मुकाबले तो गिरावट देखने को मिली है, पर हो सकता है कि यहीं पर यूरो के मुकाबले रुपया हुआ स्ट्रांग हुआ हो वहीं
पौंड के मुकाबले रुपया वो स्ट्रांग होगा। तो ऐसे अलग अलग तो पता करेंगे तो रुपये का पता कैसे चलेगा रुपया स्ट्रांग हुआ है या कमज़ोर हुआ है, ऐसे तो पता नहीं चलेगा। इसलिए हम क्या करते हैं, इस बास्केट में अलग अलग प्रकार की करेंसी रखी और फिर इस करेंसी को जो डिवाइड किया, जितनी भी करेंसी थी उसे डिवाइड किया, फिर रेट आई, उससे पता चला कि रुपया स्ट्रांग हुआ है या रुपया कमज़ोर हुआ है। इसके लिए क्या कर दिया, इसके लिए एक हमने 100 नंबर का दिया गया। 2015 में हमने एक बेस ईयर बनाया और एक 100 नंबर दे दिया है। अगर जो नीर है वो 100 से ऊपर है, इसका मतलब है रुपया स्ट्रांग हुआ है, और अगर 100 से नीचे है इसका मतलब है रुपया वीक हुआ है। अब इस एग्जाम्पल में जो हमारा आर्टिकल, इसमें क्या बात करी गई, इसमें बात करी गई है जो रीर है वो 100 से ऊपर है। अब ये रीर क्या होता है, तो हमने अभी बात करी थी, एक बास्केट रखा था, उसमें अलग अलग करेंसी रखी थी, बास्केट में अलग अलग देशों की करेंसी रखी थी। उस करेंसी को हमने डिवाइड किया था, जितनी भी करेंसी थी उससे क्या मिला था, उससे मिला था हमें नीर। अब ये नीर तो हमें मिल गया, अब रीर कैसे निकाले, तो नीर होता है ना, वो तो उन देशों की करेंसी की वैल्यू है। अब इसमें क्या करो आप, इन्फ्लेशन ऐड कर दो, इन्फ्लेशन ऐड कर दो। जब नीर में हमने इन्फ्लेशन ऐड करी तो हमें क्या मिला, नीर से जब हमने इन्फ्लेशन अलग करी तो हमें क्या मिला, हमें मिल गया रीर। तो रीर है वो महंगाई के साथ में जुड़ा हुआ है, यानी कि डोमेस्टिक महंगाई है वो बताता है रीर। अगर डोमेस्टिक महंगाई ज़्यादा है, एक एग्जाम्पल आप और देख लो, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए कोई भारत है, भारत में नीर है वो 108 है, तो क्या जरूरी है रीर भी 108 होगा? नीर 108 है तो क्या जरूरी है रीर 108 ही होगा? अगर भारत में महंगाई ज़्यादा है तो, अगर भारत में महंगाई ज़्यादा है, इन्फ्लेशन ज़्यादा है और नीर 108 है तो क्या जरूरी है रीर 108 होगा? नहीं, अगर महंगाई ज़्यादा है तो नीर है वो 108 है तो रीर 108 नहीं होगी, क्योंकि ये महंगाई पर डिपेंड करती है। नीर है वो करेंसियों के एक्सचेंज रेट पर डिपेंड करता है, और जो रीर है वो एक्सचेंज रेट पर डिपेंड नहीं करता है। ये जो है महंगाई को भी इसमें ऐड किया जाता है। इससे ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। फिर ये भी देखो आप, अब इसका असर क्या होता है, नीर और रीर दोनों हैं, वो 100 से ऊपर है तो क्या फ़र्क पड़ता है, 100 से ऊपर है इसका मतलब है रुपया स्ट्रांग हुआ है, हमारी जो भारत की करेंसी है वो स्ट्रांग हुई, मजबूत हुई है। और 100 से नीचे इसका मतलब रुपया वो कमज़ोर हुआ है। तो इससे हम क्या फ़ायदा क्या नुकसान होगा, तो फ़ायदा है वो अलग अलग हो सकता है। हम बात करते हैं, एक होता है हमारा इम्पोर्ट, हम दूसरी चीज़ें मंगवाते हैं, आयात। दूसरा होता है हमारा निर्यात, एक्सपोर्ट, निर्यात यानी कि एक्सपोर्ट। तो इन दोनों के लिए अलग अलग सिचुएशन होगी। अगर रुपया स्ट्रांग है इसका मतलब है हमारा आयात है वो इजी हो जाएगा, निर्यात टफ हो जाएगा। आयात कैसे, रुपया $1 है और ₹1 बराबर है, हमें खरीदना है तेल, तेल की कीमत है एक तेल की कीमत है $10, तो हम ₹10 में ये तेल खरीद सकते हैं। तो हमारे लिए आयात है वो इजी हो जाएगा, क्योंकि डॉलर है और रुपया इक्वल है, तो हमारे लिए आयात तो इम्पोर्ट करना है वो तो ईजी हो जाएगा। फिर एक्सपोर्ट क्यों महंगा होगा, एक्सपोर्ट महंगा इसलिए है $1 बराबर ₹1 है। अब हमें कुछ चीज़ एक्सपोर्ट करनी है, जैसे कि हमें एग्जांपल के लिए लैपटॉप एक्सपोर्ट करना, लैपटॉप की कीमत क्या है $10 है, तो ये कितने रुपए का पड़ेगा, ये ₹10 का पड़ेगा। तो अभी अगर ये महंगा है रुपया ₹80 का होता तो ये ₹80 में कितने आ जाते, 8 लैपटॉप आ सकते थे, लेकिन अभी ₹10 का ओनली 1 लैपटॉप आ रहा है। तो अमेरिका का ग्राहक क्या सोचेगा, नहीं यार भारत में तो है ना बहुत महंगा पड़ रहा है लैपटॉप। हालांकि देखो अगर $80 का $1 होता तो उसको $80 में $8 जो $80 में उसके 8 लैपटॉप आ जाते, बट अभी उसके लैपटॉप में महंगे आ रहे क्योंकि वहाँ पर कीमत है रुपये की अधिक है, रुपये मजबूत है, इसलिए उसे $10 देने हैं, 1 लैपटॉप के लिए देने पड़ रहे हैं। तो ये है, अगर रुपया स्ट्रांग होगा तो वो निर्यात है वो कम हो जाएगा, और रुपया कमज़ोर है तो निर्यात अच्छा हो जाएगा। तो ये आप मान लो, अगर रुपया आपको कमज़ोर करना है, इसलिए आपने देखा होगा चाइना पे आरोप लगता है कि चाइना अपने रुपये को जानबूझकर, चाइना की जो करेंसी उसे जानबूझकर कमज़ोर रखता है ताकि उसका एक्सपोर्ट बढ़े। तो अगर एक्सपोर्ट बढ़ाना है तो रुपये को कमज़ोर रखना है, पर इतना भी कमज़ोर नहीं रखना है कि हमारे जो इंपोर्ट है वो भी घाटे में आ जाए। इंपोर्ट घाटे में आ जाएगा तो हमारा ऑयल महंगा हो जाएगा, और ऑयल महंगा होगा तो हमारी सारी चीज़ें हैं वो महंगी हो जाएगी। तो ये दोनों बैलेंस में होना चाहिए, ज़्यादा रुपया भी स्ट्रांग भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा कमज़ोर भी नहीं होना चाहिए। तो ये नीर और रीर में आपको अंतर आप समझ में आ गया होगा कि नीर क्या है और रीर क्या है, और आरबीआई ने अभी बात भी क्या करी है। अब देखो इस आर्टिकल में क्या बात करी गई है, इस आर्टिकल में बात करी आरबीआई ने कि जो रीर है वो हाई पे आ गया है, 114 पहुँच गया है, और पहले कितना था 107 था, तो ये उच्चतम स्तर पे पहुँच गया। इससे क्या हो गया, ओवर वैल्यूशन हो गया, रुपया है वो ऊंचा चला गया है, रुपये की जो कीमत है वो बढ़ गई है, ठीक है, 100 से ऊपर चला गया। और इससे क्या हो गया, इससे हमारे निर्यात है
हमारा जो एक्सपोर्ट है वो कम होगा और हमारा जो आयात है वो सस्ता होगा, इंपोर्ट सस्ता होगा, तो हमारा जो व्यापार घाटा बढ़ जाएगा। हम इंपोर्ट ज़्यादा करेंगे, एक्सपोर्ट कम करेंगे, तो हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो बढ़ जाएगा। ये बात यहाँ पे इस आर्टिकल में की गई है। फिर ये कैसे निकालते हैं, ये हमने देखा था, एक टोकरी होती है, उस टोकरी में अलग अलग देशों की करेंसी रखी जाती है, फिर हम नीर निकलता है, उसे डिवाइड करके नीर निकालते हैं, और नीर में हम इन्फ्लेशन निकालते हैं, तो हमारा क्या निकल जाता है, रीढ़ निकल जाता है। और मुद्राओं की, अन्य देशों की मुद्राओं के साथ में ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी गई है। और 100 को 2015 का जो बेस ईयर कौन सा है, 2015 है, वहाँ पर 100 का बेंच मार्क है, यानी कि 100 से ऊपर तो रुपया मजबूत, 100 से नीचे है तो रुपया है वो कमज़ोर है। ये सारी चीज़ें इस आर्टिकल में बात करी गई। ये नीर के बारे में और रीढ़ के बारे में दोनों में लिखा गया है। 40 मुद्राओं को यहाँ पे रखा जाता है, ठीक है। भारतीय जो RBI है उसने 6 से 40 मुद्राओं को इस टोकरी में रखा जाता है, फिर उसको डिवाइड किया जाता है कि किस प्रकार से ये काम करेगा, वो सारी चीज़ें इससे निकाली जाती है। तो ये पूरा अंतर इसमें था। और यहाँ से इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा गया है। ये देखो क्वेश्चन क्या है, ये बात करिए, नीर नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट है, उसमें वर्दी, नीर में वर्दी है, रुपये में वर्दी को दर्शाता है। नीर है वो वर्दी कर रहा है, मतलब 100 से ऊपर जा रहा है, तो क्या रुपया है वो स्ट्रांग होगा। एक बार हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, उसके बाद में आंसर निकालते हैं। तो पहले हैं कि नीर में वर्दी हो रही है, तो क्या रुपये में वर्दी होगी, पहला पॉइंट ये कह रहा है, और आपको सही पता करना। दूसरा क्या कर रहा है, रीढ़ में वर्दी व्यापार सुधार कर सकता है, रीढ़ है वो बढ़ रहा है, रीढ़ बढ़ रहा है, तो इससे क्या हमारा व्यापार बढ़ेगा, हमारा ट्रेड बढ़ेगा, यानी एक्सपोर्ट बढ़ने की बात कर रहा है, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ने की बात कर रहा है, ठीक है। रीढ़ बढ़ेगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा, यहाँ पर ये बात कर रहा है। तीसरा क्या कर रहा है, तीसरा बात कर रहा है, नीर और रीढ़ के बीच में वर्धमान अप्रसरण उत्पन्न होता है। तीसरा बात करता है नीर और रीढ़, ये लिखा ही सही नहीं जा रहा है, नीर और रीढ़ है, इन दोनों में अंतर, इन दोनों में जो अंतर है वो क्या अलग अलग हो सकता है, ये 3 पॉइंट बात कर रहे हैं। अब हम उसको आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। तो पहला हमने देखा था कि अगर नीर है वो 100 से ऊपर है, इसका मतलब रुपया है वो स्ट्रांग होगा, तो पहला पॉइंट सही है। नीर 100 से ऊपर है तो रुपया भी स्ट्रांग होगा, रुपया ओवर वैल्यूड होगा, तो पहला पॉइंट सही हो जाएगा। दूसरा पॉइंट कर रहा है, रीढ़ है वो वर्दी होगी, रीढ़ में वर्दी हो रही है, ये देखो रीढ़ है, इसमें ग्रोथ देखने को मिली है, तो इससे क्या होगा, 100 से ऊपर रीढ़ गया तो रुपया है वो भी ओवर वैल्यूड होगा, रुपये की कीमत भी बढ़ेगी, और रुपये की कीमत बढ़ेगी तो हमारा व्यापार है, हमारा ट्रेड है वो घटेगा, हमारा एक्सपोर्ट है वो घटेगा, बढ़ेगा नहीं, तो दूसरा पॉइंट है वो गलत हो जाएगा। पहला पॉइंट सही, दूसरा गलत है। तीसरा क्या कह रहा है, ये है वो मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं, अगर इन्फ्लेशन है तो नीर और रीढ़ के बीच में अंतर हो सकता है, तो हाँ तीसरा पॉइंट सही हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए आपको है ना दोनों में से एक यही पता चल रहा है, एग्जाम्पल के लिए यही हमें ना इसको कैसे निकाल सकते हैं। दूसरा हमें पता है कि गलत है क्योंकि ये बढ़ेगा नहीं घटेगा, पहले दूसरे का नहीं पता, तो दूसरा कहाँ का दिया गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, जहाँ जहाँ 2 दिए उसको हटा दो, 2 हटा दो, 2 हटा दो, तो 1 और 3 सी आंसर आ जाएगा। अगर आपको नहीं भी पता तो भी आप आंसर निकाल सकते हो, क्योंकि आपको पता है दूसरा तो गलत है ही, ये तो 100% पता है, तो आप ऐसे भी आंसर निकाल सकते हो। तो यहाँ पे इसके आंसर भी दिए गए हैं। तो आज की डिस्कशन में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।